कहां तक जा रही है? हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके प्रेस कर देना, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। ये आपने देखा होगा, पहली बार ये भी देखने को मिला होगा, और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था, जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ हुए थे। जिसने जैसा देखा उसको वैसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिलता था। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। मीडिया की समाज के प्रति जन जागरण में बड़ी भूमिका हो सकती है, और उस भूमिका के साथ मुझे लगता है कि आज के दिन पर उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की युवा पीढ़ी उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर रही है। उसके पास कम समय होता है कि वह टेलीविजन देख सके या न्यूज़पेपर का अवलोकन कर सके। वह डिजिटल फॉर्म में सभी न्यूज़पेपर भी हैं, चैनल भी हैं, उन सबको उसके माध्यम से वो देखता है, अपने अनुसार उसका अवलोकन भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी कर देते हैं, नकारात्मकता फैलाने में, समाज के प्रति विद्वेष का भाव पैदा करने में, राष्ट्र की जन चेतना को झकझोरने की बजाय उसको नेगेटिव दिशा में, एक नकारात्मक दिशा में भी ले जाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। लेकिन उससे इतर हमें एक सकारात्मक भाव के साथ एक चौथे स्तंभ बन करके उस भूमिका को, अगर हम भी जिस भूमिका के लिए मीडिया जानी जाती है, उस भूमिका के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए और एकता के लिए भी एक बड़ा कार्य होगा। मीडिया की सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने में एक प्लेटफॉर्म का काम संबंधित मीडिया ग्रुप तो करते ही है, लेकिन विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए पत्रकार भी, उनके संपादकगण भी और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार भी एक मंच पर आ सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें बैठने के लिए प्राप्त हो सके। हर जनपद में राज्य सरकार के द्वारा अपना सूचना विभाग भी गठित होता है। मीडिया के प्रति शासन की जवाबदेही के एक माध्यम बने हैं। ये केवल सरकार का प्रचार करेंगे इसलिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति मीडिया की भूमिका को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में, इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सरकार भी कुछ योगदान दे सके, इस दृष्टि किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में प्रेस क्लब का अपना एक अत्याधुनिक भवन भी बनकर के तैयार है और उस भवन का बेहतर उपयोग हो। केवल मीडिया से जुड़े हुए, विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकारगण, स्वतंत्र पत्रकार, समाज से जुड़े हुए, विभिन्न तबके से जुड़े हुए
अन्य गणमान्यों की उपस्थिति वहां पर हो, समय समय पर हम लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जन चेतना को जागरूक करने में कर सके। आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हमें कभी कभी राज्य शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ नौकरशाहों को भी किसी एक स्पेसिफिक विषय को लेकर के यानी राज्य शासन से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्र शासन से जुड़े हुए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए सचिवों को भी, विभिन्न देशों के जो राजदूतावास हैं उनके अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित करके एक डिबेट को, एक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर हमारा संवाद बाधित होगा तो निश्चित है वहां से संघर्ष शुरू होगा। वो एक संघर्ष की शुरुआत होती है और संघर्ष हर हाल में टलना चाहिए, हो सके तो टालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब असंभावी हो तो तभी उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा उसको टालने के प्रयास होते रहने चाहिए। और वह भाव मुझे लगता है कि डायलॉग से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अनावश्यक शोरगुल को रोकने के लिए धर्मस्थलों से माइक उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 4-5 जगह से इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे। कोई कहता था हम चौराहे पे करेंगे, कोई कहता हम फलानी जगह ये करेंगे, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाने में ही लगे हुए थे। मैं एक दिन रात्रि को अधिकारियों की बात सुन रहा था, रात 10 बज रहे थे। मैंने पहले ही एनआईसी से कहा था कि रात 10 बजे मैं कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई। ठीक 10 बजे मैंने कहा कि आप सब ने अपनी बात बोल ली। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप सब उसमें बैठे मेरे साथ। उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं वहां गया, मैंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे, जिले के भी नहीं थे, वे रेंज स्तर के थे और जोन स्तर के थे। मैंने कहा देखो 10 से 11 बजे तक मेरी वीसी चलेगी और 11 से 12 आपको करना होगा। 12 से 1 वे लोग, फिर जो जिले के लोग होंगे वे लोग करेंगे। अब क्या करना है, पॉइंट नोट करो। मैंने कहा जितने भी अनावश्यक शोरगुल है ये सब हटना है और ये कल मॉर्निंग से लेकर के परसों मॉर्निंग तक सारा कार्य होना है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा संभव है? उन्होंने कहा साहब बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? उन्होंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतना बड़ा तंत्र क्यों है? उन्होंने कहा है लेकिन साहब संभव नहीं दिखता है। मैंने कहा संभव बनाने के लिए ही मैं जुड़ा हूं और संभव की भाषा है संवाद। उन्होंने कहा संवाद? मैंने कहा हाँ, कल सुबह जाइए और 2 काम होंगे। कोई भी धर्मस्थल माइक बजाएगा तो अपनी परमिसेस के अंदर बजाएगा, उसकी आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी, आएगी तो फिर जवाबदेही तय होगी। लेकिन इसके लिए पहले आप उनको समझाइए, बताइए। कोई बीमार आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन भावनाओं को पहले सम्मान देना होगा। और ये कार्य होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सभी इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से सारा शोरगुल समाप्त हो गया। ये संवाद की भाषा है। अगर हम जबरदस्ती पहले ही चरण में संवाद की बजाय संघर्ष मोड़ लेते, क्या ये संभव हो पाता है? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है।
सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देता है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा, वे मान करके चलेगी और 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे पहुंच जाएगी। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा देंगे। यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। मैंने महाकुंभ का उदाहरण आपको बताया है और ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को विभिन्न विषयों को लेकर के बुलवाइए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को बुलवाइए, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके में बहुत सक्सेस स्टोरी के साथ जिन लोगों ने काम प्रारंभ किया है, किसी ने व्यापार के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने कृषि के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने, कोई युवा होगा उसने कोई इनोवेशन किया होगा, कोई अपना स्टार्टअप प्रारंभ किया होगा, कोई महिला होगी जिसने आर्थिक स्वावलंबन का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया होगा। ये ढेर सारे उदाहरण हैं। अगर मीडिया उसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो प्रतिभा दब जाएगी। उस प्रतिभा से प्रेरणा प्राप्त करने वाला जो बड़ा तबका है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। और याद रखना, एक समय के बाद प्रतिभा को थोड़ा भी रास्ता मिलेगा तो अपना रास्ता स्वयं तय कर लेता। थोड़ा सा सरकार का संबल मिले या फिर समाज का संबल मिलता तो अपना रास्ता स्वयं आगे बढ़ा लेता है। मुझे याद है कोविड कालखंड, मैं झांसी गया था। झांसी की 5-6 महिलाएं वे मुझे एक कार्यक्रम में मिली। उन्होंने कहा साहब कोई काम धाम हमें मिल जाता है। तो मैंने कहा कौन क्लास तक पढ़ाई की है? तो कोई 5वीं पास था, कोई 8वीं पास था। मैंने कहा 5वीं 8वीं पास आप काम क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं नाम ही नहीं कह सकता। मैंने कहा ठीक है अब इसमें बात करते हैं। तो मैंने वहां पे गया तो एक अधिकारी वहां पे थे। मैंने कहा भाई इनके लिए कोई काम धाम। उसी समय कार्रवाई प्रारंभ हुई। वहां पे 6 लोगों से बनाया गया बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर दुग्ध समिति एक बनाई गई वहां पे बुंदेलखंड के लिए। और आप देखें कि उस दुग्ध समिति ने कितना अच्छा काम किया है। 5वीं पास और 8वीं पास महिलाएं बुंदेलखंडी के अलावा किसी भाषा में बोल नहीं सकती, लेकिन अभिनंदनीय कार्य किया। आज उनके पास 61,000 सदस्य हैं, 1500 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है और 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। करने की इच्छा शक्ति थी और उसी तर्ज पर वो एक मॉडल बना यूपी के अंदर भी। हाँ, महिलाएं भी इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। अब आगरा में भी
एक मिल्क प्रोड्यूसर बन तैयार हो गया है, वो उससे भी अच्छा काम कर रहा है, और केवल महिलाएं। इस सक्सेस स्टोरी को अगर हम दिखेंगे नहीं तो अन्य क्षेत्र की महिलाएं कैसे काम कर रही हैं, उनको पता ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा। उनको एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता, और रास्ता समाज को दिखाना चाहिए। समाज के प्रति हम सबकी जवाबदेही है, वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, हम सबकी जवाबदेही, क्योंकि इसी समाज ने हमें एक मंच दिया है, इसी समाज ने हमें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दिया है, तो समाज के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही तो होगी। उस जवाबदेही के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे। मुझे याद है आज से लगभग 15 वर्ष पहले की घटना, गोरखपुर। देखिए, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उस दिन इस बात को मान लिया, व्यक्ति की सोच उसे छोटा और बड़ा बनाती है। एक नौजवान मेरे पास आया, और वो 15 वर्ष पहले की घटना, वो मेरे पास आया। उसने कहा, साहब जो है, मैंने पिपरौली ब्लॉक में गीता के पीछे एक गांव का उसने जिक्र क्या कहा, वहां पे मैंने उसने मुझे ये कहा कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक वो बनाया है। उसने कहा, साहब मैं कुछ सिलाई की मशीन खरीदा हूं और वहां पर टेलरिंग का काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरा उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो मुझे लगा, यार मैं तो सांसद हूं, अब टेलर मशीन का उद्घाटन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा, तुम काम शुरू करो, मैं किसी दिन आता हूं। यद्यपि मैं टालने के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगा, यार देखो, एक दिन मैं उधर ही से गीता के पास गया था एक कार्यक्रम में, तो गीता से मेरे मन में आया, देखो उस नौजवान ने मुझे कहा था, तो मैंने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा कि देखो, उस गांव से एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने वहां गांव में कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई हैं, देखो तो कैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ क्या मैं वहां जा सकता हूं। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, तो हमारे गांव में ही है और उस फलाने टोले पर है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, वहां जाऊंगा। अपने गाड़ी, जो मेरे साथ लोग थे, मैंने उन लोगों से वहां चल रहा। देखिए, 15 वर्ष पहले की घटना में बता रहा हूं कि कैसे उस नौजवान ने क्या था। मुंबई में रहता था, मुंबई से वापस आया था। उसने यानी इस सभागार के आधे पे इसी प्रकार के 2 बड़े सभागार बनाए थे, सिलाई की आधुनिक मशीनें लेके आया था। गांव की 20 महिलाएं उस समय वहां काम कर रही थी, और प्रति नग यानी प्रति कपड़ा नग के हिसाब से वो पैसा देता था। लेकिन पहले उसने उनकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान वह उन्हें 3000 रुपया भोजन की व्यवस्था करता था, और जब वे ट्रेन हो जाती थी तो उसके बाद वह प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा देता। तो मैं बहुत चक्का। उस समय गोरखपुर में बिजली 3 से 4 घंटे आती थी, तो गांव था, तो गांव में लोग एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। तो मैंने उसको कहा, यार बिजली नहीं रहती कैसे? उसने कहा, मैंने जनरेटर लगाया है, मैं जनरेटर लगाया हूं, जनरेटर से चलाता हूं। एसी लगाया था वो, यानी वो एसी भी लगाया था और चलता था। तो मैंने कहा, अच्छा। फिर मुझे लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को पैसा कम देता हो। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, मैंने कहा कि आप कितना पैसा कमा देती? तो एक महिला बोली कि मैं सुबह घर का सारा कामकाज करके 10 बजे 10:30 बजे तक आती हूँ और शाम 4 बजे तक यहाँ काम करती हूँ। एक दिन में मैं लगभग 500 रुपये कमा ले, 500 रुपये के कपड़े सिल लेती हूँ। 500। मैंने कहा, पैसा मिल जाता? कहाँ, जब पैसा मैं मांगती हूँ तब पैसा मिल जाता है। फिर मैंने दूसरी महिला से पूछा, उसने भी कहा, साहब इसी। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि घर का काम करते करते अगर कोई 12 से 15 हजार रुपये महीना कमा ले तो कौन बुरा है। और एक युवा की सक्सेस स्टोरी थी।
मैंने कई बार कहा इसके बारे में, मैंने कहा देखो उसकी सक्सेस स्टोरी सामने आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गीला का निरीक्षण करने के लिए गया था, तो वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, अलग अलग एग्जीबिटर ने अपने अपने वो लगाए हुए थे। तो मैंने कहा वो नौजवान मुझे वहां पर देख गया, मैंने कहा कैसे चल रहा? उसने कहा साहब तुम मार्केट में सप्लाई करता हूं, रॉ मटेरियल मार्केट से लाता हूं और मार्केट में फिर उसको मैं बना कर के देता हूं। कपड़े, जिस प्रकार का कपड़े, याद करना रेडीमेड गारमेंट्स में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा हब भारत बन सकता है। आधी आबादी जो घर गृहस्थी का काम करने के बाद 4 से 6 घंटे निकाल करके प्रतिदिन अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकती है और भारत को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़े हब के रूप में बदल सकती है। आपके सामने बांग्लादेश और वियतनाम 2 देश हैं। बांग्लादेश की आबादी कुल 16 करोड़ और इंटरनेशनल ब्रांड जहां भी आप देखेंगे, कहीं भी दुनिया के अंदर आप जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब तो उनका मति मर गया है कि उन लोगों ने वहां बांग्लादेश में अशांति पैदा कर दी, अव्यवस्था पैदा कर दी, तो उसके साथ ही उनकी ब्रांड भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब अशांति होगी तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। लेकिन कितने बड़े रोजगार का माध्यम बना था, उसकी कीमत वे लोग आज नहीं समझ सकते। ऐसे वियतनाम दुनिया के अंदर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये तभी होगा किसी भी सक्सेस स्टोरी को मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाईलाइट करना, आगे बढ़ाना, उन लोगों को सम्मान देना जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, और फिर उन्हें हम उस सक्सेस स्टोरी को आप बुलाइए ना, कभी प्रेस क्लब में बुलाइए, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोले हो, बताए तो आप उसको अपनी भाषा दीजिए, अपने शब्द उसके साथ पिरोइए और फिर हाईलाइट करिए उसके चित्रों के साथ, बताइए देश को, बताइए समाज को कि देखिए आपके बीच में भी ऐसे ऐसी मणियां मौजूद हैं जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। और वह जब कार्य हम करेंगे तो सचमुच समाज के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और समाज हम पर विश्वास करेगा। जो जन सरोकार हमारा है, उस जन सरोकार के साथ हम जुड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे नितेश जी अपने यहाँ पर उन्होंने अपने प्रस्तावना उद्बोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम चाहते हैं संवाद की इस भाषा को आगे बढ़ाएं, एक डायलॉग प्रारंभ हो, और डायलॉग एक दिल्ली में होता है, बाइसेनेट डायलॉग के बिना आते हैं, राजनीति भी आते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी जाते हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, और वही गोरखपुर डायलॉग के माध्यम से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब भी इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। वह डायलॉग प्रभावी होगा, मीडिया की प्रासंगिकता को समाज जीवन में और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगा, मीडिया की ताकत का एहसास कराएगा। और ये तो सबसे अच्छा निरपेक्ष कार्य है, मैं किसी भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी को सामने रख देना, उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, हमें उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, और एक सक्सेस स्टोरी को आप सामने रखेंगे, न जाने कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन करने का माध्यम हो, न जाने कितने लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह कार्य गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगा, तो मुझे बड़ा विश्वास है। यहां पर कुछ चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी, उन्होंने 2-3 प्रस्ताव मेरे सामने दी है, अभी उनकी शुरुआत है, औपचारिक कार्य ग्रहण करने के बाद उनको अभी अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि गोरखपुर प्रेस क्लब में ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, और हम भी चाहते हैं लाइब्रेरी जितनी मजबूत होगी, जितनी समृद्ध होगी, उतना ही आप भी उसका अवलोकन कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोनों फॉर्म में होनी चाहिए, यानी वहां पे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी तो हो ही, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ आपके पास उस प्रकार के पब्लिकेशंस
और उस प्रकार की पुस्तकों का एक पूरा अच्छा होना चाहिए। जैसे देश के अंदर संविधान पे जो डिबेट हुई थी हिंदी और इंग्लिश, उस डिबेट की प्रतियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या फिर देश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई डिबेट उनको ही मंगाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के अंदर होंगी, उसको ही मंगाया जाना चाहिए। अलग अलग जन आंदोलनों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के या विभिन्न पक्षों को लेकर के उससे जुड़े हुए साहित्य को भी हमें उस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उद्धरण होंगे जिसको आपको बहुत बार कोट करना पड़ेगा। उन धर्म ग्रंथों को भी तो किसी भी मत और मजहब के हो, संप्रदाय को हो, आप उनको रखिए वहां पे, देखिए वहां पे आपको देखने को अवसर मिलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर आगे बढ़ाने का काम करता है, उस पर चर्चा परिचर्चा की बात करता है, तो आपके सामने पहले से रेफरेंस बुक्स होगी, उसके माध्यम से आप उनको बता पाएंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं, ये है सच्चाई, ये है। तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला होगा। बहुत बार न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, लोकल स्तर पर न्यायिक अधिकारी जनपद स्तर के तो हैं ही, लेकिन आप प्रयागराज में हमारा हाई कोर्ट है, वहां से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। कौन नहीं आना चाहेगा? आपके कार्यक्रमों में तो आने में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे और एक विषय को उनके सामने देंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर हम सबके सामने देखने को मिलेगी। मैं जो निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हाँ, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पत्रकारिता से जुड़े हुए और पत्रकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, सिद्धेश मिश्र जी को, भूपेंद्र द्विवेदी जी को, पंकज श्रीवास्तव जी को, अंगद प्रजापति जी को, प्रिंस कुमार पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, परमात्मा राम त्रिपाठी जी, राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, इन सभी को यहां पर इस नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि मीडिया की इस प्रभावी भूमिका को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास